शादी के बाद मेरे पति घर जमाई बन गए। उसका एक अंधा बाप भी था, वो भी हमारे साथ ही रहता था। मेरा पति और मेरा अंधा ससुर मेरी माँ का बहुत ख्याल रखता था। अचानक मेरी माँ गर्भवती हो गई। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मुझे अपने पति और अपने ससुर पर शक हुआ, तो मैंने अपनी माँ का डीएनए टेस्ट कराया। रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरा नाम आरोही है और मेरी उम्र 19 साल थी। हमारे लिए कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरी माँ एक स्कूल में आया भर्ती हो गई थी। माँ की इतनी सैलरी थी कि हम माँ बेटी का गुजर बसर आसानी से हो जाता था। मेरी माँ बताती थी, जब मैं सिर्फ 6 साल की थी तो मेरे पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। मेरी माँ अनपढ़ और बहुत ही मासूम औरत थी। पापा के इस दुनिया से चले जाने के बाद माँ ने एक प्राइवेट स्कूल में आया की नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो उन्हें नौकरी मिल गई। माँ ने स्कूल में 8 साल जॉब की थी। उसके बाद माँ ने जॉब छोड़ दी थी। माँ को हर महीने अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। वो पैसे कौन दे रहा था, माँ मुझे नहीं बताती थी। मैं जब भी उनसे पूछती तो वो टाल देती थी। मैंने भी 5वीं तक पढ़ाई की थी। मुझे पढ़ने का शौक नहीं था। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं घर बैठ गई थी। मेरी माँ को मेरी शादी की भी फिक्र रहती थी। मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मेरा पति घर जमाई बन जाए, क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरी माँ को अकेला हो जाना था। मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। मैं तो अपनी माँ को एक पल के लिए भी अकेली छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। मेरी माँ ने जिस तरह मुश्किल हालात का सामना करते हुए मुझे पाला और मुझे जवान किया था, ये मैं ही जानती थी। वो खूबसूरत और जवान थी, लेकिन माँ ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। हम जिस घर में रहते थे वो मेरी माँ के नाम था। मेरी माँ अब भी जवान ही दिखाई देती थी। वो बताती थी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरी माँ का संबंध भी गरीब घराने से था। माँ भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जैसे ही माँ के लिए अच्छा रिश्ता आया तो माँ के माँ बाप ने माँ की फौरन शादी कर दी थी। मेरी माँ ने बताया था कि मेरे पिता एक बैंक में गार्ड थे। पापा की ड्यूटी 12 घंटे होती थी। कभी पापा की रात की ड्यूटी होती थी तो कभी दिन की होती थी। मेरे पापा को बेटे की बहुत इच्छा थी, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें बेटी दे दी थी। पापा तो मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे। वो छुट्टी वाले दिन मुझे कांधों पर बैठाकर पार्क में ले जाते थे। मैंने पापा की वो तस्वीर देखी थी जो उनकी मेरी माँ के साथ थी। मेरी माँ ने बताया था कि तेरे पापा की मृत्यु के बाद मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मेरी माँ अब भी जवान और खूबसूरत थी। उनकी उम्र 33 साल थी। मेरी माँ की रंगत बहुत गोरी थी। सख्त गर्मियों में लोगों की रंगत में काफ़ी फर्क पड़ जाता है, लेकिन मेरी माँ की रंगत में जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मम्मी पड़ोसन के घर गई। कुछ देर के बाद वापस आई तो बहुत खुश थी। मेरे पूछने पर माँ ने बताया कि आरोही, कल तुझे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो घर जमाई बन जाए। एक लड़का है जो अपने अंधे बाप के साथ किराए के मकान में रहता है। पड़ोसन ने मेरे सामने उस लड़के से बात की है कि क्या तू घर जमाई बनने के लिए तैयार है, और वो मान भी गया। मैंने माँ से कुछ न कहा और सर झुका दिया। अगले दिन एक बूढ़ी औरत एक लड़के के साथ आई। लड़का वही था जिससे मेरी शादी होनी थी। वो मेरा हम उम्र और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था। उसका नाम रंजीत था। वो बूढ़ी औरत रंजीत की दूर की रिश्तेदार थी। बातचीत के बीच मम्मी ने उनके सामने अपनी डिमांड रख दी थी कि वो घर दामाद रखना चाहती है। अगर मंजूर है तो इस रविवार को सादगी से शादी कर देते हैं। लड़का राजी हो गया था, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी कि वो अपने बूढ़े अंधे बाप को अपने साथ ही रखेगा। मेरी माँ को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। फिर दोनों खानदानों की तरफ से हाँ हो गई और रविवार को मेरी शादी रंजीत के साथ हो गई। 2-3 दिन तो मैं उसके साथ उसके किराए वाले घर में ही रही थी। फिर उसने अपना सारा सामान हमारे घर में शिफ्ट कर लिया था। हमारा मकान 2 मंजिल का था और 6 कमरे थे। मम्मी ने एक कमरा रंजीत के बूढ़े बाप को दे दिया था। एक कमरे में मैं और रंजीत रहते थे और एक कमरे में मेरी माँ रहती थी। बाकी 2 कमरे खाली पड़े थे और एक कमरा स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था। रंजीत किसी अखबार में नौकरी करता था। वो सुबह 8 बजे जाता था और शाम को 5 बजे घर आ जाता था।
वो बहुत अच्छा इंसान था। वो खुले दिल का मालिक था। उसने मुझे बताया था कि जब वो 8 साल का था तो उसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई थी। उसके बूढ़े बाप ने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। वो मेहनत मजदूरी करता था। एक हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। रंजीत ने इलाज कराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इलाज बहुत महंगा था। उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि अपने पिता की आंखों का इलाज करा सकता। रंजीत को दूसरे देश जाने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि वो इतना कमाए कि वो अपने बाप की आंखों का इलाज करा सके, लेकिन अपने पिता को छोड़कर नहीं जा सकता। उसके पिता को उसकी जरूरत थी। मेरा ससुर भी बहुत अच्छा इंसान था। दिन गुजरते रहे, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। रंजीत ने पूरे घर का खर्चा उठा लिया था। मेरी माँ बिजली, गैस और पानी का बिल भरती थी, क्योंकि दामाद ने भी घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। इसलिए हमारे घर में खुशहाली आना शुरू हो गई थी। महीने में एक बार रंजीत मुझे खाना खिलाने बाहर ले जाता था। हम एक अच्छे से होटल में खाना खाते और फिर घूमते हुए घर आ जाते थे। रंजीत के पास मोटरसाइकिल भी थी। एक दिन मैंने माँ को देखा तो बहुत परेशान और खोई खोई सी थी। बैठे बैठे वो यूं खो जाती थी जैसे ख्यालों ही ख्यालों में दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। मैंने माँ से उनकी परेशानी पूछने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बताती थी। मैं माँ की आदत को जानती थी। वो जिस राज को अपने सीने में छुपा लेती थी उसे कभी बाहर नहीं निकालती थी। मुझे लगा कि कोई ऐसी बात है जिसने मेरी माँ को परेशान कर रखा है। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं माँ से कैसे उगलवाऊं। मैं माँ को परेशान नहीं देख सकती थी। माँ ने अपनी जवानी मेरी वजह से बर्बाद कर दी थी। माँ ने दूसरी शादी ना करने की वजह भी बताई थी कि क्या पता तुम्हारा सौतेला बाप कोई बुरा इंसान हो जो तुम्हें बेटी ही ना समझे और तुम्हारे साथ सौतेलेपन वाला सलूक करे। इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की और ना कभी करूंगी। बस मैं यही समझती रही कि मेरा सुहाग जिंदा है। मैं अपनी माँ की अजीब अजीब बातें सुनकर हैरान होती थी। मैंने ऐसी कई माएँ देखी थी जो पति के गुजरने के बाद औलाद वाली होकर भी दूसरी शादी कर लेती थी। वो अपनी जवान औलाद की भी परवाह नहीं करती थी। बाद में पता चलता था कि उसी माँ ने अपने पति की खातिर अपनी औलाद को छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि औरत मर्द के बगैर कुछ भी नहीं। अकेली औरत मर्द के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती, लेकिन मेरी माँ ने मेरे पिता के बगैर ही जिंदगी गुजारी थी और अभी भी गुजार रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरी माँ की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। मैं अंदर ही अंदर परेशान रहती थी कि मेरी माँ आखिर अपनी परेशानी मुझसे शेयर क्यों नहीं करती। इसी बात को रंजीत ने भी महसूस कर लिया था। वो मेरी माँ को सास कम माँ ज्यादा समझता था। उसने भी मेरी माँ से परेशानी के बारे में पूछा था, लेकिन माँ ने मुस्कुराते हुए टाल दिया था। कोई तो ऐसी बात थी जिसने मेरी माँ की नींदें भी हराम कर दी थी। एक दिन मैं और रंजीत मोटरसाइकिल पर बैठे दही भल्ले खाने कैंट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक गर्भवती महिलाओं का हॉस्पिटल था। जब हम घर से निकले थे तो मेरी माँ घर पर नहीं थी। उसने जाते वक्त कहा था कि मैं अपने साथ वाली पड़ोसन के घर जा रही हूँ, तुम लोग जाओ। जब हम उस हॉस्पिटल के सामने से गुजरे तो अचानक मुझे हॉस्पिटल के दरवाजे से माँ निकलती हुई दिखाई दी। मैं माँ को देखकर चौंक पड़ी। मैंने इस बारे में रंजीत को नहीं बताया, लेकिन मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आने शुरू हो गए थे। मेरी माँ हॉस्पिटल में क्या करने गई थी? मेरी शादी को अभी 3 महीने हुए थे, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो गर्भवती महिलाओं के हॉस्पिटल में मैं जाती। मैं काफ़ी उलझ गई। मैंने सोचा था कि घर वापस जाकर माँ से पूछूंगी कि वो हॉस्पिटल में क्या करने गई थी। हमने दही भल्ले की दुकान में बैठकर दही भल्ले खाए। वापसी पर रंजीत ने मेरी माँ के लिए दही भल्ले का पैकेट बनवा लिया था। मेरे ससुर को दही भल्ले पसंद नहीं थे, इसलिए रंजीत ने उनके लिए पैकेट नहीं बनवाया था। रात 9 बजे हम घर पहुंच गए थे। मेरे पास घर के ताले की दूसरी चाबी थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। मेरी माँ अपने कमरे में थी। उनके कमरे की लाइट जल रही थी। इसका मतलब था कि वो अभी तक जाग रही है। मैंने एक प्लेट में दही भल्ले डाले और माँ को देने उनके कमरे में चली गई। माँ बिस्तर पर लेटी गहरी सोच में गुम थी। माँ को मेरे आने का भी पता नहीं चला था। जब मैंने माँ का बाजू पकड़कर हिलाया तो वो एकदम से चौंकी और मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। मैंने माँ के पास बैठते हुए कहा, लो मम्मी, मैं तुम्हारे लिए भी दही भल्ले लेकर आई हूँ। माँ को भी दही भल्ले बहुत पसंद थे, लेकिन उस वक्त माँ ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दिल दही भल्ले खाने को नहीं चाह रहा, ये तुम खा लो।
माँ की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मेरी माँ और दही भल्ले नहीं खा रही थी। मैंने प्लेट मेज पर रखी और माँ से पूछा, मम्मी तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बच्ची, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सर में थोड़ा दर्द है, गोली खाली है, अभी आराम हो जाएगा, तुम जाओ, रंजीत तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूं, तुम मेरी माँ हो और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें परेशान देखती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। एक तो तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करती, इसलिए मैं क्या कहूँ। मेरी माँ मुस्कुराई और कहने लगी, आरोही, जब मुझे कोई परेशानी है ही नहीं तो मैं तुमसे क्या शेयर करूं। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें बहुत अच्छा पति भी मिल गया है, इसलिए अब तुम उसकी फिक्र किया करो, उसका ख्याल रखा करो। रंजीत बहुत अच्छा लड़का है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी किसी बात पर नाराज हो। मैं समझ गई थी कि मेरी माँ ने मुझे टाल दिया है। माँ को जो परेशानी थी वो मुझसे शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी कि मैं माँ को जितना मर्जी फोर्स कर लूँ वो मुझे कुछ नहीं बताएगी, इसलिए मैं दही भल्ले की प्लेट उठाकर अपने कमरे में आ गई। मैंने माँ की तबीयत के बारे में, गर्भवती हॉस्पिटल के बारे में भी पूछना सही नहीं समझा था। सोचा था कि कल माँ से बात करूंगी जब उनकी तबीयत ठीक होगी। रंजीत टीवी देखने में व्यस्त था। उसने मेरे हाथ में दही भल्ले की प्लेट देखी तो पूछा, क्या माँ ने दही भल्ले नहीं खाए? मैंने उसे बताया कि माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने वापस कर दिए हैं। मैंने वो दही भल्ले खा लिए। मैंने रंजीत को भी ऑफर किए, लेकिन उसने मना कर दिया था। अगले दिन जब रंजीत नौकरी पर चला गया और माँ घर के लिए सौदा लेने बाजार चली गई तो मैं घर की सफाई सुथराई में लग गई। मैं अपने कमरे के साथ साथ माँ का कमरा भी साफ करती थी। मैं माँ को कोई काम नहीं करने देना चाहती थी। सारी जिंदगी उसने मुझे काम कर कर के खिलाया पिलाया था, लेकिन माँ कहती थी कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अगर मैं आराम करने लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगी। इसलिए मेरी माँ घर के कामकाज के अलावा बाहर के काम भी करती थी। सौदा सब्जी मेरी माँ ही लाती थी, लेकिन जब रंजीत घर पर होता था तो वही ये सारे काम करता था। मैं पहले माँ के कमरे की सफाई करने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में ही रहते थे, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। मेरी माँ ही उनको खाना देकर आती थी। हर दिन रंजीत शाम के वक्त मेरे ससुर को घुमाने फिराने बाहर ले जाता था। इससे मेरे ससुर बहुत अच्छा महसूस करते थे। वो रंजीत मुझे और मेरी माँ को बहुत दुआएं देते थे। माँ के कमरे की सफाई करते करते अचानक मेरी नज़र मेज की दराज से निकले कागज पर पड़ी। मेरी माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, फिर इसके पास कागज का क्या काम। मैंने झाड़ू फर्श पर फेंकी और दराज से वो कागज निकाल लिया। वो उसी गर्भवती हॉस्पिटल का लेटर पैड था जहां से मैंने माँ को कल निकलते हुए देखा था। मैंने जब कागज पर लिखा हुआ पढ़ा तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरे मुंह से अचानक हा निकल गया था। मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़नी आती थी, इसलिए मैंने लेटर पैड पर लिखा हुआ पढ़ लिया था। उस कागज के मुताबिक मेरी माँ 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये कैसे हो सकता था, क्योंकि मेरे पापा तो जिंदा नहीं थे। घर में मेरा बूढ़ा ससुर और मेरे पति ही रहते थे। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या मेरा ससुर या मेरे पति के मेरी माँ के साथ गलत संबंध थे। ये बहुत ही घटिया ख्याल था, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी। मेरी माँ ने पापा की मृत्यु के बाद कभी किसी मर्द की तरफ नजर उठाकर देखा तक नहीं था, तो अब माँ ने ऐसा क्यों किया था? मैं माँ से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे अब समझ आ गया था मेरी माँ दिन रात क्यों परेशान रहने लगी थी। माँ की दिन ब दिन क्यों तबीयत खराब रहती थी। मेरी माँ ही सही सही बता सकती थी कि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। मैं इस बात पर हैरान थी, मेरी माँ जो पवित्र किरदार की मालिक थी वो अब ऐसी गलती कैसे कर सकती थी। आखिर माँ का किस मर्द के साथ संबंध है, मुझे इस बात की तह तक पहुंचना था। मेरी माँ मेरी आइडियल थी, लेकिन वो रिपोर्ट देखने के बाद मेरा दिल माँ की तरफ से बददिल हो गया था। मैंने रिपोर्ट दराज में रखने के बजाय अपने पास ही रख ली और माँ के कमरे की सफाई करने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल बहुत खराब हो गया था, इसलिए मैंने अपने कमरे की सफाई नहीं की। मैंने ठान लिया था कि मैं मौका मिलते ही माँ से बात करूंगी। मैं सच्चाई जानना चाहती थी। गुस्से से मेरा खून खोल रहा था।
कुछ देर के बाद माँ सब्जी और सौदा लेकर घर आ गई। मुझे दुखी देखकर वो रुक गई। क्या बात है आरोही, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम उलझी हुई हो। क्या कुछ हुआ है बेटा? जवाब में मैंने वो रिपोर्ट माँ के सामने की तो हैरान रह गई। उसकी आंखें फैल गई थी और माँ चुप हो गई थी। माँ की खामोशी मुझे खाने लगी। मैंने गुस्से से पूछा, माँ बताओ ये क्या है? किसके साथ तुम्हारे गलत संबंध है? कौन है इस बच्चे का बाप जो तुम्हारी कोख में पल रहा है? बताओ माँ। मेरी माँ पथराई हुई आंखों से मेरे हाथ में मौजूद रिपोर्ट को देख रही थी। वो चुप हो गई थी, जैसे उसकी जुबान को ताला लग गया हो। माँ की खामोशी से मैं यही समझी कि माँ के वाकई किसी के साथ नाजायज संबंध है। मैंने माँ को चुप देखा तो मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। मैंने दोबारा गुस्से से माँ से पूछा, बताओ माँ, तुम्हारा किसके साथ संबंध है? कौन है वो नीच जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है? माँ तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर तुमने ये गलत कदम क्यों उठाया? मेरी माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और सिसकते हुए कहने लगी कि आरोही, ऊपर वाले के लिए खामोश हो जाओ। क्या तुम मुझे पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहती हो? मैंने कहा, तो फिर बताओ माँ, वो कौन है जिसका बच्चा तुम्हारी कोख में पल रहा है? मेरी माँ ने नहीं में सिर हिलाते हुए कहा कि मैं नहीं बता सकती। भगवान के लिए मुझसे मत पूछो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरा शक अपने पति और अंधे ससुर पर था। मर्द कब बदल जाए, कब वो इंसान से हैवान बन जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। हमारे घर में उन दोनों के अलावा और कोई मर्द नहीं था। सबसे अहम बात ये थी कि उनके आने के बाद ही मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई थी। बात ये नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मेरी माँ एक बच्चे को जन्म देगी। बात ये थी कि इस बच्चे का असल बाप कौन था। मैं अपनी माँ की जिद को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ, ससुर और पति का डीएनए कराने का फैसला किया। मेरी एक सहेली थी जो एक डॉक्टर थी और एक अस्पताल में जॉब भी करती थी। मैंने माँ, ससुर और पति के सर के बाल लिए और अपनी सहेली को दे दिए। उसने कहा कि वो कल तक डीएनए टेस्ट करके कल तक रिपोर्ट दे देंगे। मेरी माँ ज़्यादातर कमरे में ही बंद रहती थी। माँ के प्रेग्नेंट होने का मेरे पति और ससुर को नहीं पता था। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी माँ के साथ मेरे पति के गलत संबंध साबित हो गए तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी और उससे ना सिर्फ अलग होंगी बल्कि उसे मोहल्ले में बदनाम करके यहाँ से निकलवा दूंगी। 2 दिन के बाद मेरी सहेली का फ़ोन आ गया कि आकर रिपोर्ट ले लो। मैं रिपोर्ट लेने चली गई। रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि डीएनए टेस्ट के मुताबिक मेरी माँ की कोख में पलने वाले बच्चे का बाप न मेरा पति था और ना ही ससुर। उस बच्चे का बाप कोई और था। इसका मतलब था कि मेरी माँ के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध थे। गुस्से से मेरा खून खोल उठा और मैं आपे से बाहर हो गई। मैं उसी हालत में घर पहुंची और सीधा माँ के कमरे में गई। मेरी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे गुस्से में देखकर वो उठ बैठी। मैंने रिपोर्ट माँ की गोद में फेंकते हुए कहा कि मम्मी, मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराया है। मुझे शक था कि तुम्हारे मेरे ससुर या मेरे पति के साथ गलत संबंध है और शायद उन्हीं में से तुम्हारी कोख में मौजूद बच्चे का बाप है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों में से कोई भी इस बच्चे का बाप नहीं है। अब तुम बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है? अगर तुमने मुझे न बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी माँ ने रिपोर्ट एक तरफ रखी और उठकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुझे माँ का थप्पड़ मारना अजीब लगा, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा था। मेरी बड़ी से बड़ी गलती को नज़रअंदाज किया था। मुझे समझाती थी कि गलत क्या है और सही क्या है। मैं चेहरे पर हाथ रखकर माँ को अनिश्चित रूप से देखती रही। माँ ने कहा कि आरोही, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरा, अपने ससुर और अपने पति का डीएनए टेस्ट कराओ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बेटी होकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। ये जो बच्चा मेरी कोख में पल रहा है ना, ये नाजायज़ नहीं है बल्कि जायज़ है। मुझे माँ की बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पिता को इस दुनिया से गए 13 साल हो गए थे। माँ कह रही थी कि बच्चा जायज़ है, तो क्या माँ ने किसी से खुफिया तौर पर शादी कर ली थी? शायद मेरी माँ समझ गई थी कि मैं क्या सोच रही हूँ। तभी उसने और कहा कि मैंने किसी से खुफिया शादी नहीं की, बल्कि तुम्हारा सगा बाप जिंदा है और ये उसी का बच्चा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। माँ ने तो मुझे यही बताया था कि तुम्हारा बाप एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था, फिर वो कैसे जिंदा हो गया था? माँ ने कहा कि मैं आज तुम्हें सच बता देती हूँ।
आखिर कब तक छुपाऊंगी? अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो शायद कभी ना बताती। सुनो, तुम उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी जब तुम्हारे पिता एक बैंक में गार्ड थे। एक दिन वो दूसरों के साथ ड्यूटी कर रहे थे कि बैंक में कुछ डाकू घुस आए थे। वो लाखों रुपये लूट कर फरार हो गए थे। बैंक मैनेजर का शक था कि तुम्हारे पिता की उन डकैतों के साथ दोस्ती थी, इसलिए मैनेजर ने तुम्हारे पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुना दी। 2 महीने पहले ही तुम्हारे पिता जेल से छूट कर आए थे। तुम्हारे पिताजी की इज्जत बचाने की खातिर मैंने ये झूठ बोला था कि वो एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। हमारे रिश्तेदार यही समझते थे कि तुम्हारा बाप उन डकैतों से मिला हुआ था। मैं तुम्हारे पिता से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं कब प्रेग्नेंट हो गई मुझे पता ही नहीं चला था। जब तुम्हारे पिता को बताया तो वो बहुत खुश हो गए थे। हमने फैसला किया है कि हम ये मोहल्ला छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे ताकि लोगों को हम पर बातें बनाने का मौका ना मिल सके। और तुम जो मुझसे पूछती थी ना कि मेरे पास हर महीने खर्चे की रकम कहाँ से आती है, तो तुम्हारे पिताजी मुझे देते थे। वो एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं और मुझे हर महीने पैसे देते हैं। माँ की बात सुनकर मेरे मुंह से ठंडी सांस निकली। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा थी कि मैंने अपनी सगी माँ पर इल्ज़ाम लगाया था। मैं जज्बाती हो गई थी, लेकिन मैं समझती थी कि इस सब में मेरी माँ का भी कसूर था। अगर मेरे पूछने पर पहले ही बता देती तो बात आगे न बढ़ती और ना ही मैं गुस्सा होती। मैं जानती थी कि मैंने जज्बात में आकर माँ को बहुत कुछ कह दिया था, इसलिए जब मैंने माँ से माफ़ी मांगी तो उसने मुझे खुशी से माफ़ कर दिया था। मेरी माँ मेरा स्वर्ग थी। मैं उसे कैसे नाराज़ करके खुश रह सकती थी। मैंने रंजीत को भी बता दिया था। वो भी मेरे पिता के मिलने पर बहुत खुश था। कुछ महीने के बाद हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया और नए इलाके में घर खरीद कर शिफ्ट हो गए। मेरे पिताजी भी घर आ गए थे। मैं अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुई थी। अब हम सब एक ही घर में फैमिली की तरह रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।